ये कहानी एक लड़के की है जो कि किसी को भी छू के उसका पास्ट बता सकता है और एक पुलिस वाला उसकी पावर का इस्तेमाल करता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो कि बच्चों का खून करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें यांग नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका रिकॉर्ड नाकामयाबी से भरा हुआ है, जो अपनी सैलरी क्विक इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करता रहता है, जिस वजह से उसका चीफ हमेशा उससे नाराज रहता है। यहाँ रात को शहर की सुनसान गलियों की दीवारों पर एक अनजान पेंटर ग्राफिटी बना रहा होता है। तभी उसका और यांग का आमना सामना होता है। यांग उस पेंट की हुई दीवार के ऊपर टॉयलेट करना शुरू कर देता है तो वो अनजान लड़का उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यांग अपने पुलिस ऑफिसर होने का रौब उस पे झाड़ता है। तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ते ही पहचान जाता है कि यांग एक पुलिस ऑफिसर है। यांग उसको पकड़ने के लिए जाता है तो वो लड़का पेंट यांग की आंखों में स्प्रे करके वहाँ से भाग जाता है। यांग एक पल के लिए उस पेंट की हुई दीवार को देखता है और पड़े हुए स्प्रे कैन को उठाकर पुलिस स्टेशन आता है। तब एक औरत अपने बच्ची की गुम होने की रिपोर्ट लेकर स्टेशन आती है तो बेकार बैठे हुए यांग के गले में ये केस डाल दिया जाता है। अपनी लड़की की चिंता में वो औरत रोने लगती है, जिससे यांग काफी इमोशनल होता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसकी लड़की को ढूंढ निकालेगा। दूसरे दिन डिस्कशन के वक्त यांग का सीनियर ऑफिसर उस लड़की की किडनैपिंग के केस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, जिससे यांग को गुस्सा आता है। जॉन के हिसाब से अगर वो किडनैपिंग होती तो अभी तक किडनैपर का कोई कॉल आता। तो यांग इस पर उससे आर्गुमेंट करता है तो जॉन कहता है कि उसको अकेले ही इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना होगा और ये बात सुनकर यांग काफी खुश होता है। अब यांग फील्ड में जाकर बड़ी मेहनत से उस लापता लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। यहाँ रात में एक साइड पर कुछ लड़के लड़कियां सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की को जमीन में दफन एक बच्चे की लाश दिखाई पड़ती है। अब पुलिस क्राइम सीन पर आती है। यांग जब क्राइम सीन पर आता है तो लड़की के पैरों पर एक बर्थ मार्क देखता है और वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है। अब डॉक्टर कहते हैं कि लड़की को जमीन में दफन करने से पहले फ्रिज में रख के दबा दिया गया था। लड़की पे कोई अत्याचार नहीं हुआ है, ना ही किडनैपर ने पैसे की कोई मांग की। इसलिए पुलिस कंफ्यूज है कि इस हत्या के पीछे आखिर कारण क्या है, मगर हर हत्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तभी वहाँ पे बच्चे की माँ भी आ जाती है और लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से यांग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होता है। अब प्रेस और न्यूज वाले जानना चाहते थे कि बच्ची की किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था। 1 महीने से बच्ची के लापता होने के बावजूद उसको अभी तक ढूंढा क्यों नहीं गया। तो उस नाकामयाबी का जिम्मेदार यांग को ठहरा दिया जाता है और उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को सीरियसली लेती है। यांग जॉन से कहता है कि अगर उसने पहले ही इस केस को सीरियसली लिया होता तो आज वो बच्ची जिंदा होती। यांग उससे कहता है कि वो भले ही सस्पेंड हो गया हो, मगर वो इस केस पर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा। यांग क्राइम सीन पर जाकर इमोशनल होकर बच्ची से सॉरी कहता है। अब टीवी पे भी इस मैटर की न्यूज चल रही थी। टीवी पे इस जगह को देख के यांग को लगता है कि उसने पहले इस जगह को कहीं ना कहीं देखा है। तभी उसको याद आता है कि उस रात उसकी ग्राफिटी आर्टिस्ट के साथ नोक-झोंक हुई थी। वो पेंटर इसी क्राइम सीन की पेंटिंग दीवार पे बना रहा था, मगर वो पेंटिंग लड़की की लाश मिलने से काफी दिन पहले ही बनाई गई थी। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए यांग उस पेंटिंग वाली दीवार के पास जाता है और क्राइम सीन की पेंटिंग के साथ मैच करता है। पेंटिंग में एक शख्स बड़े बैग को दफन करते हुए दिखाया गया था और वो वही स्पॉट था जहाँ से बच्ची की लाश मिली थी। पेंटिंग में एक बिल्डिंग भी दिखाई गई है जिसमें ऑरेंज कलर का गेट है और उसके अंदर एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। इस बिल्डिंग का नाम होता है हैप्पीनेस। यांग उस चीज की फोटो लेता है और उस बिल्डिंग को ढूंढने के लिए निकलता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसको वो बिल्डिंग नहीं मिलती। तब एक छोटी बच्ची उसको वो बिल्डिंग दिखाती है तो खुश होकर यांग उसको एक विशल गिफ्ट करता है और कहता है कि अगर कोई अजनबी तुमसे बात करने की कोशिश करे तो इसको बजाना। अब यांग उस बिल्डिंग के पास जाता है तो उसको ऑरेंज कलर का दरवाजा दिखाई देता है और वो अंदर जाता है तो उसको एक जगह पर बच्ची का बैग और कपड़े मिलते हैं, मगर तभी एक शख्स उसके ऊपर पीछे से हमला करता है। अब वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लड़ते वक्त यांग को उस शख्स के पीठ पर एक जख्म का निशान दिखाई देता है। मौका देख के वो आदमी यांग के सर पे बोतल मार के वहाँ से भाग जाता है। यांग उसका पीछा करता है मगर वो उसके हाथ नहीं लगता। अब जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि पुलिस उस जगह पर पहुंच चुकी है। जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि सस्पेक्ट उसके हाथ से भाग गया और ये जगह उसने ही ढूंढ निकाली है, मगर यांग के पास कोई सबूत नहीं होता जिससे कि वो यकीन दिला सके। यहाँ तक उसके मोबाइल में उस पेंटिंग की फोटो भी नहीं होती। जॉन उसे लेकर पुलिस स्टेशन आता है तो यांग को टेबल पे स्प्रे दिखाई देता है जो उस रात उसने अनजान ग्राफिटी आर्टिस्ट के हाथ से छीना था, जिस पर शॉप का नाम भी होता है। अब यांग अपने दोस्त को उस किलर को पकड़ने का लालच देता है जिस पर $50,000 का इनाम रखा गया था। फिर यांग उसके साथ उस शॉप पर पहुंचता है क्योंकि शॉप वाले ने उस लड़की को गलत पर डिलीवर किया था जो एक रात वो लड़का उसको रिप्लेस करने आया था। वो लड़का उस शॉपकीपर्स का रेगुलर कस्टमर था
अब शॉपकीपर से उस लड़के का एड्रेस लेके वो दोनों पहुंचते हैं। यांग उस लड़के पर हमला करके उसको पकड़ लेता है, मगर यांग को उसके पीठ पर जख्मों के निशान नहीं दिखाई देते जो उसने वेयर हाउस में किलर के साथ फाइट करते हुए उसके पीठ पे देखे थे। ऊपर से उस लड़के के पास कोई भी फ्रिज नहीं था जो यांग के हिसाब से किलर के पास होना चाहिए था, जिसमें वो बच्चों की बॉडी रखता है। फिर भी यांग को उस लड़की यानी कि किम पे शक था, तो वो उस पे नजर रखना शुरू कर देता है। रात को वो किम को उसी पेंटिंग को मिटाते हुए देखता है, तो उसे उस पर शक होता है और वो उसको फिर से पकड़ लेता है और देखता है कि किम के फोन में सो नाम का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट होता है। यांग को लगता है कि शायद वो किम का किलिंग पार्टनर हो सकता है, तो वो सू का एड्रेस निकाल के उस तक पहुंचता है, मगर उसे पता चलता है कि सू एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। तो उसको काफी ज्यादा हैरानी होती है। अब सूंग उसको बताती है कि किम उसके हाई स्कूल में पढ़ा करता था। अब यहाँ पर एक और बच्ची की किडनैपिंग की कोशिश होती है। उस बच्ची से पता चलता है कि रात को जब वो अकेली रोड पर जा रही थी तो एक अनजान शख्स उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसका पपी बीमार है तो वो उसकी मदद करे। मगर वो बच्ची जब उस पपी को छूती है तो वो पपी बर्फ की तरह ठंडा होता है, जिससे घबरा के वो वहाँ से भाग गई थी। अब रात को इसी तरीके का इत्तेफाक होता है। वो अनजान किडनैपर एक छोटी बच्ची को अपने कुत्ते की हेल्प करने के लिए बुलाता है और उसे किडनैप करता है। दूसरे दिन पुलिस जब उस जगह पे पहुंचती है तो वहाँ पे उसको एक विसन दिखाई देती है। इसे देखकर यांग समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने उस दिन विसन गिफ्ट की थी। अब गुस्सा होकर यांग किम के पास पहुंचता है। यांग जानता है कि भले ही किम इस मर्डर में शामिल ना हो, मगर उसको मर्डर के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता है, इसलिए उसने मर्डर के सीन की पेंटिंग बनाई थी। किम उसे बताता है कि उसने ये पेंटिंग अपने इमेजिनेशन से बनाई है। ये सुनकर यांग उसको पीटने लगता है। तभी अचानक किम यांग का हाथ पकड़ता है और उसके आंखों में एक चमक आती है और उसको यांग का पास्ट दिखने लगता है। उसे दिखता है कि एक दिन यांग अपने भाई को अकेला छोड़कर चला गया था, जिसके बाद वो किडनैप हो गया और बाद में उसकी लाश मिली थी। इसीलिए यांग को किडनैपर से इतना ज्यादा नफरत है। किम के मुंह से अपना पास्ट सुनकर यांग तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता थी। मगर किम ने ये बात कैसे जान ली, इस बात से उसको काफी हैरानी होती है। यांग को इस बात का हमेशा अफसोस था कि अगर उसने उस दिन अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा होता तो वो आज जिंदा होता, और हर रात उसको ये नाइटमेयर सताता है। अब हमें उस किडनैपर का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्ची होती है। वो किडनैपर एक कुत्ते को कोई इंजेक्शन देता है और ये देखकर वो बच्ची काफी डर जाती है। यांग को उस अजीब किम के बारे में जानना होता है, तो वो सूंग से जाके मिलता है जो कि उसकी इकलौती दोस्त है। अब यांग उसको किम की निकाली हुई पेंटिंग की फोटो दिखाता है, जो देख के सुंग उसको बताती है कि ये इमेजिनेशन से बनाई गई है, क्योंकि ये थर्ड आई व्यू है और कोई भी इंसान आसमान से बैठकर तो पेंटिंग नहीं बना सकता। यांग सुंग को बताता है कि किम ने जो पेंटिंग बनाई है ये एक क्राइम सीन की है, और वो इस बात से काफी हैरान है कि उसके बचपन की बात जो उसके सिवा किसी को भी नहीं पता थी वो किम ने कैसे जान ली। सुंग उसको बताती है कि किम के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो किसी भी चीज को छू के उसका पास्ट बता सकता है। यांग इंटरनेट पर इस एबिलिटी के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि इस एबिलिटी को साइकोमेट्रिक कहते हैं, जिससे आदमी छुई हुई किसी भी चीज की मेमोरी में जाता है। किम के स्कूल से उसको पता चलता है कि किम की माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जिसका जिम्मेदार किम खुद को ठहराता है, और ये एबिलिटी उसको उसके फादर से आई थी, जिसकी वजह से उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था। अपनी इस एबिलिटी से किम खुद से बहुत ही नाराज था, जिसने उसे सोसाइटी से और अपनी माँ से दूर रखा। यांग को ये बात सुनने के बाद अपने किए पे पछतावा होता है और वो किम के घर पर उसको सॉरी कहने के लिए जाता है कि मुझसे बहुत ही नाराज था। यांग उससे कहता है कि वो जान चुका है कि मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, मगर वो जानना चाहता है कि उसने किस चीज को छू कर वो पेंटिंग बनाई थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग किम के घर पर कब्जा करने के लिए आते हैं और उससे जबरदस्ती पेपर पर अंगूठा लगवाने के लिए मारपीट करने लगते हैं। तो यांग बीच में आकर उन गुंडों को मारता है और भगाता है, और वो उनसे कहता है कि वो किम का बड़ा भाई है। यांग की इन बातों से किम उससे इमोशनली कनेक्ट होता है और वो यांग को बताता है कि उसने उड़ते हुए कबूतर को छू के उसकी मेमोरी से पेंटिंग बनाई थी, इसीलिए वो एक बर्ड आई एंगल से बनाई गई पेंटिंग है। अब किम अपनी साइको मेमोरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस लड़की की मेमोरी में जाने की कोशिश करता है, तो उसको प्लास्टिक के बॉल के केज में बंद की हुई एक लड़की दिखाई देती है और पागलों की तरह हंसता हुआ उसे मोबाइल से शूट करता हुआ किलर भी दिखाई देता है। यांग पुलिस स्टेशन आता है और किम की इंफॉर्मेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करके जॉन को बताता है। यांग कहता है कि लड़की को मारने से पहले उसको पॉलीकार्बोनेट बॉल के साथ रखा गया था, जिसके अंश लैब में लड़की के कपड़ों पर पाए गए हैं, और लड़की को प्लास्टिक से एलर्जी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे हमेशा प्लास्टिक से दूर रखा था, और इसलिए ये तभी पॉसिबल है जब वो किडनैपर के कब्जे में थी। और इस तरीके के प्लास्टिक के बॉल बच्चों के केयर सेंटर में खेलने के लिए रखे जाते हैं।
जॉन को यांग की बातों में सेंस लगता है, तो अब सब लोग ऐसे केयर सेंटर की खोज में निकल जाते हैं जहाँ पर इस तरीके के बॉल और बड़े रेफ्रिजरेटर हैं। मगर काफी छानबीन करने के बाद भी यांग के हाथ कुछ नहीं लगता। अब दूसरी तरफ पहले विक्टिम की माँ अपने बच्चे की मौत के गम में सुसाइड करती है, तो पुलिस सुप्रीम सबको अल्टीमेट देते हैं कि अगर उन्होंने किलर को नहीं ढूंढा तो वो सभी नौकरी गवा बैठेंगे। अब हमें एक पेट क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है और एक डॉक्टर जिसने यहाँ पर बहुत ही सारे पेट्स रखे हैं, डॉक्टर प्यार से उनके पास जाता है तो एक पपी डॉक्टर के हाथ में काट लेता है। इस बात से डॉक्टर काफी गुस्सा होता है। वो उस पपी को ब्रूटली पकड़ता है और एक इंजेक्शन देता है जिससे वो पपी मारा जाता है। अब वो डॉक्टर उस पपी को एक बड़े फ्रिज में डाल देता है। तभी हमें डॉक्टर की गर्दन पर जख्मों के निशान दिखाई देते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये वही किडनैपर किलर है। अब यहाँ पुलिस भी समझ जाती है कि यांग ने किसी भी लैब से कोई रिपोर्ट नहीं निकलवाई थी, तो उसको कैसे पता चला कि मरने वाली लड़की प्लास्टिक बॉल्स के संपर्क में थी। और पुलिस ये भी जान चुकी थी कि यांग सबसे पहले उस वेयर हाउस वाली जगह पे पहुंचा था, तो ये सब लीड उसको कहाँ से मिल रहा था। यांग किम का नाम नहीं बताना चाहता था, मगर जॉन उससे इमोशनली बात करता है और कहता है कि अगर उन्होंने केस को सॉल्व नहीं किया तो उन सबकी नौकरी चली जाएगी। और बार बार जोर देने पे यांग ना चाहते हुए भी किम का नाम बता देता है। अब पुलिस किम को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जिससे किम बहुत ही ज्यादा नाराज होता है क्योंकि यांग ने उसका नाम किसी को भी ना बताने का प्रॉमिस तोड़ा था। डिप्रेस होकर किम विक्टिम का हेडफोन हाथ में लेता है, जिससे उसको पैनिक अटैक आते हैं। अब यांग जान जाता है कि किम जानबूझ के सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो उसे रोकता है। डिप्रेस होकर किम पुलिस को बताता है कि वही असली किलर है जिसे पुलिस ढूंढ रही थी और इसी ने उस बच्ची को मारा था। यांग जानता है कि किम झूठ बोल रहा है, मगर वो बेबस है। पुलिस मीडिया के सामने डिस्क्लोज कर दिया कि उसने किलर को पकड़ लिया है। अब किम को कार में बैठाकर जेल ले जाया जाता है। तभी रास्ते में यांग की कार पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारती है। किम उसके साथ नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उसके ऊपर गन तान देता है। किम को इस बात का बहुत ही दुख था कि उसने यांग के ऊपर भरोसा किया और उसने उसके साथ दगाबाजी की। किम को लगता है कि वो दुनिया से छुप के रहता था, यही उसके लिए अच्छा था। ये दुनिया बहुत जालिम है जो उसकी एबिलिटी का फायदा उठाना चाहती है। अब किम गन से अपने हाथ में शूट करने जाता है, तो यांग उसको रोकता है। यांग नहीं चाहता कि जो जुर्म किम ने नहीं किया है उसको उसकी सजा मिले, जो कि शायद फांसी है। अब वो किम से कहता है कि वो दोनों मिलकर असली किलर को ढूंढेंगे। यांग किम को लेकर के एक बड़े वेयर हाउस में आता है। यांग उससे कहता है कि बड़े कमर्शियल फ्रिज की लाइफ बहुत ही कम होती है, तो उसे जल्दी बेच दिया जाता है और ये शहर का सबसे बड़ा सेकंड हैंड मार्केट है। तो किम का काम ये है कि उसको फ्रिज को टच करके जानना है कि इसमें से कौन सा फ्रिज किलर से संबंधित है और उसे इसमें से किलर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब किम एक एक करके सभी फ्रिज को टच करता जाता है और उसको वो फ्रिज मिल भी जाता है, जिसे छूते ही उसको दिखाई देता है कि उसके अंदर काफी सारे बच्चों की लाश को रखा गया था। अब दूसरी तरफ किलर अपने रूम का दरवाजा खोल के अंदर आता है जहाँ केज में उसने बच्ची को रखा था। अब वो बच्ची के जख्मों को देखने लगता है, लेकिन तभी मौका देखकर बच्ची डॉक्टर को धक्का देकर दरवाजे के बाहर आती है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। अब हमको दिखाई देता है कि वो एक बड़ा सा फ्लैट है। अब बच्ची मेन डोर खोलने के लिए जाती है, मगर वो डोर लॉक था। वो दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी किलर भी स्टोर रूम का दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है और बच्ची से कहता है कि मैं तुमसे अच्छी तरीके से पेश आ रहा था, मगर तुमने मुझसे नफरत की। वो उससे कहता है कि उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जिससे वो प्यार से बात करता है, मगर उसके बदले लोग उससे नफरत करते हैं। किलर बच्ची से कहता है कि वो ऐसे लोगों को मार देता है। अब वेयर हाउस से यांग को उस फ्रिज के ओनर का नाम पता चलता है, तो वो उसकी बिल्डिंग के पास जाता है, मगर उसके पास उसके रूम का नंबर नहीं होता। तो वो अब एक एक करके पूरे फ्लैट में घूमने लगते हैं, मगर काफी छानबीन करने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती। तभी किम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि लिफ्ट के बटन को छू कर देखता हूँ, क्या पता कोई सुराग मिले। अब वो लिफ्ट में आता है और इसी वक्त वो पागल डॉक्टर भी उस लिफ्ट में हंसते हुए आता है और वो किम के सामने भी पागलों की तरह हंसने लगता है। अब किम को याद आता है कि उसने अपने विजन में इसी शैतानी हंसी को सुनी थी। डॉक्टर किम से पूछता है कि उसको कौन से फ्लोर पर जाना है। किम मुझसे कहता है कि उसको 28वें फ्लोर पे जाना है। अब किम यांग को मैसेज करता है कि वो 28वें फ्लोर पे जा रहा है, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि 28वें फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट होता है और वो इसी डॉक्टर का होता है। तो डॉक्टर को किम के ऊपर शक होता है। अब यंग यहाँ पर 28वें फ्लोर में उस डॉक्टर के फ्लैट में पहुंच जाता है, तो उसको एक रूम में से केज और प्लास्टिक के बॉल दिखाई देते हैं। तभी उसे किम का फोन आता है, मगर दरअसल ये फोन उस डॉक्टर ने किया होता है। अब यांग जब रूम से बाहर आता है तो डॉक्टर उसके पेट में चाकू घुसा देता है, मगर यांग फिर भी हार नहीं मानता और वो डॉक्टर पे झपट पड़ता है, मगर जख्मी होने की वजह से वो काफी वीक पड़ जाता है।
और अब जख्मी हालत में भी वो बच्ची के बारे में ही पूछ रहा होता है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसने बच्ची को मार डाला। डॉक्टर यांग से कहता है कि उसके लिए बच्चे एक पेट की तरह है, वो उनसे प्यार से पेश आता है। मगर वो जब उसको गलत समझ के उसके ऊपर हमला करते हैं कि वो ऐसे लोगों को मार देता है। अब वो डॉक्टर यांग को मारने के लिए जाता है, मगर तभी किम वहाँ पर आ जाता है। अब डॉक्टर किम को मारने जाता है तो किम अपने हाथों से उसका नाइफ वाला हाथ पकड़ लेता है। इसीलिए किम डॉक्टर की मेमोरी में चल जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने कई सारे बच्चों को मारा है। तो किम गुस्सा होकर डॉक्टर को पुश करते हुए विंडो से धकेलता है, मगर वो डॉक्टर को नीचे नहीं गिरने देता। डॉक्टर का हाथ उसके हाथ में होने की वजह से उसको विजन्स आने लगते हैं। यांग किम को डॉक्टर का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, मगर किम जानना चाहता है कि डॉक्टर ने उस आखिरी बच्ची को कहाँ पर रखा है और उसे वो विजन में दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि बच्ची अभी भी जिंदा है। तभी विंडो टूटती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं, मगर यांग उनको बचा लेता है और वो डॉक्टर को भी ऊपर खींच लेता है। किम को पता चलता है कि डॉक्टर ने बच्ची को क्लिनिक के फ्रिज में रखा है, जो किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। अब बाकी के पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाते हैं और बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है। अब यांग को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसको इस बात का काफी ज्यादा दुख होता है कि 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद भी कोई उससे मिलने के लिए नहीं आया। तो नर्स उसको बताती है कि उसका छोटा भाई कुछ दिनों पहले रात में आया था। यांग समझ जाता है कि वो किम के बारे में बात कर रही है। यांग हॉस्पिटल से निकल के किम के घर जाता है, मगर किम घर छोड़ के किसी अनजान जगह पर चला गया था। अब यांग फिर से अपनी पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और पेट्रोलिंग करते वक्त उसको शहर की दीवारों पे कई सारी पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें शहर में होने वाली क्राइम के बारे में बताया जा रहा था। मानो ये अपनी ग्राफिटी के जरिए पुलिस की मदद कर रहा हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।